नमस्कार, मैं हूँ रश्मि सिंह, शोध छात्रा हिंदी विभाग, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी, बिहार से। उर्दू का एक प्रसिद्ध शेर है, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसे चंद लोगों से मिलते हैं जो अपनी बातों से, अपनी खुशी से चारों तरफ रोशनी फैलाते हैं। और मेरे साथ आज एक ऐसी ही शख्स हैं, एक ऐसी ही शिक्षक हैं जिनको मैं पिछले 11 वर्षों से जानती हूँ। मेरे साथ हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध वसंता कॉलेज राजघाट के अर्थशास्त्र विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विभा जोशी मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में। मैम, 2019 का जो हैप्पीनेस इंडेक्स होता है, खुशहाली सूचकांक, जिसमें विश्व के सभी देशों की एक लिस्ट बनती है और रैंकिंग की जाती है उनकी, लगातार पिछले कई सालों से भारत नीचे 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 आता रहा है और अभी 2019 में भारत 140वें स्थान पे है। मेरा सवाल ये है कि आज भारत हमेशा से अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी एक अलग पहचान के लिए जाना जाता रहा है। क्या वो वजह है कि भारत आज पाकिस्तान से भी खुशहाली के मामले में पीछे? क्या कारण हो सकता है? क्या है आज इतनी कमी? असल में अभी तक जो हम भारत के लिए बात कर रहे थे कि एक अल्प विकसित देश है, इससे विकासशील होना है, तो हमारा जो सारा ध्यान था वो आर्थिक विकास की तरफ चला गया और हमने ये ध्यान ही नहीं दिया कि आर्थिक विकास के चलते हम जो हमारी मूलभूत जो प्रवृत्ति है मनुष्य की, खुश रहने की या चीज़ों को बहुत संतुष्ट होकर प्राप्त करने की, वो कहीं पीछे छूट जाएंगे। तो हम आर्थिक विकास में तो अगर हम वैसे में देखें तो हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन जो तुमने अभी प्रश्न उठाया कि जो हम खुशी के इंडेक्स में हैं वो नीचे रखते जा रहे हैं, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हमारा विकास हो रहा है तो विकास के नाम पे जिस तरीके से हमने एक दौड़ में भाग लिया, तो हमने अपने पर्यावरण को भी नष्ट किया, हमने अपनी जो मूलभूत जो मूल्य थे, जो हमारे जीवन में लगातार चलते थे, वो मूल्य हमारे खत्म हुए। हमारी व्यवस्था में हमने सिर्फ और सिर्फ पैसे से अपने विकास को जोड़े, क्योंकि आर्थिक विकास कहता है कि अगर आपकी आर्थिक वृद्धि हो रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, नेशनल इनकम बढ़ रही है, तो आप आर्थिक विकास का इंडिकेटर माना जाता है। तो हम बाकी दूसरे इंडिकेटर्स पे हमारा ध्यान नहीं गया और इसीलिए अगर आप देखो तो जो हमारा जितना जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बेसिक सुविधाएं हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा है, जो हाउसिंग की प्रॉब्लम है, ये सभी हमारी लगातार बढ़ती चली जा रही है, ये भी कम नहीं हो रही है। आर्थिक विकास हो रहा है एक तरफ, लेकिन ये सुविधाएं भी कम होती चली जा रही हैं। तो हम उस स्तर पे भी पिछड़ रहे हैं और खुशी का स्तर तो हमने खुशी को कभी माना ही नहीं कि वो भी कुछ ऐसी पाने की चीज़ है। हमें लगा कि हम तो ह्यूमन बीइंग हैं, हमेशा हंस सकते हैं, लेकिन हमने देखा धीरे धीरे कि इस आर्थिक विकास के चलते हम हंसना भूल गए। मैम, अभी जिस तरीके की फिल्में बन रही हैं, जिस तरीके का साहित्य लिखा जा रहा है, पिछले 10-15 सालों का अगर हम उठा के देखें, तो हर फिल्मों में कहीं ना कहीं एक पलायन है, एक तरीके से जीवन से पलायन है, एक खौफ जैसी स्थिति है। मतलब बहुत कम ऐसा सिनेमा बन रहा है कि आप सिनेमा हॉल से निकलें और खुश होकर निकलें। आप जाते हैं ये सोच के जाते हैं कि हम अपने दिन भर की जो थकान है, शायद कुछ एक समय रहेगा जिसमें हम खुश होंगे, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो और 5 किलो का बोझ लादे निकलते हैं। क्या क्या वजह है? सर में जो साहित्य है और सिनेमा है, वो हम ये कहते हैं कि समाज का प्रतिरूप उसमें दिखाई देता है। और समाज में अगर आपके चारों तरफ कुछ इस तरीके की परेशानियां हैं, तो या तो हम सिनेमा में बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कल्पना कर लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ दिखाते हैं जो बिल्कुल सामान्य जीवन से अलग होती है। और अगर हम वो नहीं दिखाते, हमको लगता है हम बहुत कल्पना ना दिखाएं, तो हम बहुत वास्तविकता दिखा देते हैं जो बहुत ज़्यादा कठोर होती है, कटु होती है। और इसीलिए जब हम उन चीज़ों को देख के बाहर निकलते हैं तो लगता है कि जो चीज़ अभी हम थोड़ा बहुत जान रहे थे, उसकी कड़वाहट तो बहुत ज़्यादा हमने सामने देख ली है और हम शायद उन चीज़ों से और ज़्यादा परेशान होकर बाहर आते हैं। तो ये तो आप, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था ऐसी है, असल में हमें शायद नहीं पता है कि हमें अपने जीवन से क्या चाहिए। हम हर व्यक्ति अपने तनाव के साथ जी रहा है, हम अब हर व्यक्ति जो है अपने किसी न किसी चीज़ के पीछे दौड़ रहा है और उस कारण क्या हो रहा है कि हम कहीं थोड़ी देर का सुकून पाना चाहते हैं। उस सुकून पाने के लिए हम कभी कोई किताब पढ़ते हैं, कभी कोई गाना सुनते हैं, कभी कोई फिल्म देखने जाते हैं, कभी हम आउटिंग पर जाते हैं, लेकिन जब हम वास्तव में वहाँ से निकल के वापस आते हैं तो शायद वो हमारी जो अपनी मानसिक परेशानियाँ हैं, अपनी सोच है, वो और ज़्यादा हावी होकर हमें आने लग जाती है। शायद हमें अपने रास्ते बदलने होंगे अपने को खुश देखने के लिए और अपनी मानसिक शांति को ढूंढने के लिए। मैम, अभी पिछले सितंबर में एक फिल्म आई
ताशकंद फाइल, जो विवेक अग्निहोत्री, आपने नहीं देखी है, विवेक अग्निहोत्री ने उसे निर्देशित की है, और एक लेखक है अनुज जैन, जिनकी किताब पे ही ये फिल्म बनी है, फूलकरी शास्त्री को किसने मारा। इसमें एक टर्म यूज हुआ है जो पहली बार मैंने अपनी चेतना में ये सुना है, राइट टू ट्रूथ, सत्य जानने का अधिकार। तो मैं फिल्म पे बात बिल्कुल भी नहीं करी, क्योंकि फिल्म आपने नहीं देखी है, पुस्तक भी शायद नहीं पढ़ी है। उस फिल्म में दिखाया गया है कि जिस तरीके से हमारे संवैधानिक अधिकार है, उस तरीके से सत्य को भी जानने का हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। और मैं थोड़ा बहुत साहित्य के साथ जुड़ी हूँ, तो हम सब जब दर्शन में प्लेटो को पढ़ते हैं, अरिस्टो को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक सिद्धांत आता है कि सत्य से 3 कदम दूर की जो बात होती है, एवरीथिंग इज इमिटेशन ऑफ एन इमिटेशन, सब कुछ अनुकरण का अनुकरण है। तो जब पहले ही सब चीजें घोषित हो चुकी हैं कि सत्य जैसी तो कोई चीज है ही नहीं, उसकी आप एक सोच सकते हैं, लेकिन उसका कोई आपके पास एक चीज मिल नहीं सकती जिसको आप कह सकते हैं कि यही सत्य है। फिर ऐसे समय में आप कैसे ये डिमांड कर सकते हैं कि सत्य को देखने का, सत्य को जानने का मेरा एक अधिकार है? क्या कहना है? जब हम असल सत्य को नहीं ढूंढ रहे होते, हम उस चीज़ की वास्तविकता के पीछे जाना चाहते हैं उस समय जब हम सत्य की बात कर रहे हैं कि जो कुछ हुआ उसके पीछे सच में क्या था। क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि जो हमारे पास खबरें आती हैं, चाहे वो मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा आ रही हो, चाहे न्यूज़पेपर्स के द्वारा आ रही हो, वो हमें लगता है कि हमें उतनी सही बात नहीं बता रहा है जो वास्तव में घटना हुई होगी। और हम इतने जागरूक हैं कि हमें लगता है कि हमें सब कुछ जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं जानेंगे तो शायद हम कहीं ज्ञान के क्षेत्र में थोड़े पीछे छूट जाएंगे, या आपस में जब हम किसी अपने समूह में बात कर रहे होंगे तो हम उसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी को शायद राइट टू ट्रूथ का नाम दे दिया, लेकिन जो वास्तव में जो सत्य होता है वो इन सबसे कहीं बहुत अलग है, जो हमें किसी से मिल सकता है, या किसी प्रिंट मीडिया से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिल सकता है, या किसी के बताए हुए तरीके से मिल सकता है, वो सत्य तो कुछ और। ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि हमारे साहित्य में एक विधा है जो काफी विवादित रही है, और काम उससे अभी बहुत हो रहा है, आत्मकथा एक विधा है जिसको हम पढ़ते हैं, बहुत रुचि के साथ पढ़ते हैं। अब उसमें है कि अगर एक लेखक की आत्मकथा हम पढ़ रहे हैं, एक लेखक का अपना वो सच है जो उसने लिख दिया है, दूसरा सच होगा जो उसके परिवार के लोगों ने उसे देखा होगा, तीसरा सच वो होगा जो अपने दोस्तों के बीच में अपने आसपास के लोगों के साथ है, और चौथा सच वो है कि इन सब के बाद जो आम लोगों ने उसके बाद में किराए बनाएंगे। तो सत्य के तो 4 चरण यही हमारे सामने आते हैं। तो एक विद्यार्थी के रूप में, एक शोधार्थी के रूप में जब इतनी सारी चीजें हमारे पास आती हैं, तो किस सच को बताते हैं? इतने सारे रास्ते हैं, कौन सा सच हम चुनेंगे? सच हम चुनेंगे तो हमें हमारी उस जरूरत पर निर्भर करेगा कि हम किस सत्य के साथ रहना चाहते हैं। क्योंकि हर एक का सत्य अपना अलग है, और हमें उतना कभी कभी हमें क्या पड़ता है, क्योंकि हम सिर्फ साहित्य को जानना चाह रहे हैं, इसलिए हम जो उसने लिखा है हम उसको सच मान लेते हैं। कभी कभी हम उस व्यक्ति को, अक्सर होता है जो सिनेमा में जो लोग आते हैं या जो हीरो आते हैं जिनको हम हीरोशिप कहते हैं या हम उनके आइडियल के रूप में मानते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो जो पर्दे पे कर रहे हैं और जो वास्तविक जीवन में कर रहे हैं, क्या उसमें कोई भिन्नता है कि नहीं। इसीलिए हम बहुत खुश होकर आत्मकथा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि वो अपने बारे में क्या उजागर करना है, और वो जानने के पीछे सत्य, मतलब इन सब चीज़ों को तो ऐसे देखा जा सकता है कि हाँ भाई थोड़ी देरी हमने पढ़ा, सुना, अच्छा लगा तो स्वीकार कर लिया, नहीं अच्छा लगा तो हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, या हम उस पर थोड़ी देरी बात करके उसको भूल गए, क्योंकि वो किसी और का सत्य हमारे लिए बस थोड़ी सी देर के लिए सुखदायक और आनंद दे सकता है, लेकिन वो हमारे साथ सारा दिन रह नहीं सकता है, हमेशा नहीं रह सकता। तो हमें उसको उस सीमा तक ही रखना होगा जो हम दूसरों के बारे में जानना चाहते हैं या जानते हैं। मैम, गालिब का एक बड़ा फेमस शेर है कि सभी कुछ हो रहा है तरक्की के इस जमाने में, मगर यह क्या गजब है कि आदमी इंसान नहीं होता, जबकि दुश्वार है काम का आसा होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। यानी गालिब ने ये फर्क कर दिया है कि आदमी और इंसान 2 रूप हैं। आपके अनुसार आदमी से इंसान बनने की प्रक्रिया क्या है? मतलब अब गालिब ने के संदर्भ में कहा मुझे नहीं पता कि वो इंसान के में कौन कौन सी खूबियाँ देखना चाह रहा था, लेकिन हमें भी लगता है कि वास्तव में जो हम ह्यूमन बीइंग हैं, जो हम बीइंग की बात करते हैं, शायद हम वो बीइंग नहीं रह गए, हम मानव जो है वो डूइंग बन गए। करते जाओ करते जाओ करते जाओ, हमारी पहचान हमारे काम से हो रही है। जब हमारा परिचय दिया था तो हमारे आगे डॉक्टर लिखा था तो हमें लगता है वाह बहुत बड़ा काम हो गया, या जब हमने कहा किसी ने बहुत अच्छी किताब लिख दी तो उससे उसका परिचय आता तो हमें लगता है कि वाह, लेकिन वो वास्तव में व्यक्ति क्या है हमारा ध्यान इस तरफ नहीं जाता। तो हम जो है जो
शायद गालिब जो कहना चाह रहे हैं, या जो हम नॉर्मली इस दर्शन में कहते हैं कि जो मनुष्य है वो जब तक अपने स्वयं को नहीं पहचान पाएगा तब तक वो बाकी लोगों से उस स्तर पे जुड़ नहीं पाएगा। हम अभी सामने वाले को देखते हैं तो उसके कपड़ों से जानने की कोशिश करते हैं, उसके काम जो उसने किए, जो बाहरी काम किए उनसे जानने की कोशिश करते हैं, किस गाड़ी से उतर रहा है ये देखने की कोशिश करते हैं, कैसे उसने ब्रांड के कपड़े पहने ये देखने की कोशिश करते हैं। हम कभी ये देखने की नहीं कोशिश करते हैं कि इन सब के पीछे जो उसकी एक साथ में एक उसका ऑरा आ रहा है, या जो एक उसके साथ में चेतना आ रही है, वो किस स्तर तक उच्च है या वो कहाँ जा रही है, ये हम देखने की कोशिश नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमने अपने अंदर भी देखने की कोशिश नहीं की। हम भी अपने सामने का परिचय जो है इसी से देते हैं कि आज हमने कितने अच्छे कपड़े पहने, हम कितना अच्छा तैयार होके गए। और अगर हम बहुत अच्छे तैयार होके जाते हैं तो कहीं हम बड़ा कॉन्फिडेंट रहते हैं, और अगर एक अच्छी सी गैदरिंग में हमें तैयार नहीं है तो शायद हमारा जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल नीचे चला जाता है। हम अपने अंदर जो हमारे गुण हैं, जो वास्तव में सबके पास होने चाहिए, वो गुणों को ना तो हम पहचान कर पाते हैं, ना उस आधार पर हम अपने को तोल पाते हैं, ना हम सामने वाले का परीक्षण कर पाते हैं। शायद इसीलिए हम जो है वो मानव और इंसान जो व्यक्ति हैं, व्यक्ति तो हम हैं, लेकिन हम जो वास्तव में इंसान जो बनना चाहिए था, क्योंकि इंसान सिर्फ एक शरीर नहीं है। मैं आपके जो जितने 5 तत्व हैं उनसे मिला हुआ एक शरीर, सिर्फ इंसान और शरीर नहीं है। उसके अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण है वो अंदर उसकी चेतना, जो उसको वास्तव में चला रही है, प्रभावित करती है, उसकी सोच को नहीं। जब तक उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक शायद हम ऐसे ही सिर्फ मनुष्य बन के चलते रहेंगे। असल में जो मानव बनना चाहिए वो शायद नहीं बन पाएंगे। मैम, हम सब जब 12वीं के बाद कॉलेज में आते हैं तो हम बड़े भी नहीं रहते हैं, हम छोटे भी नहीं रहते, बीच वाली स्थिति रहती है, और उस समय अपने शिक्षकों को देख के हम बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, उनके बोलने का ढंग, उनके मतलब किस तरीके से वो सामने आते हैं। तो इस रूप में हम सब ने भी शिक्षकों को अलग अलग नजरिए से देखा, और हम एक तरीके की याद है हमारे साथ कि जब भी हम याद करते हैं ये शिक्षक, यानी फिर हमें याद आता है कि वो शिक्षक बहुत गुस्सा है यार। तो ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, अधिकांश जो जिनसे मेरी बात होती है, आज जब भी मैंने आपका नाम लिया है, आपके बारे में बात सुनी है, तो बच्चे खुश होकर बात करते हैं। और एक होता है वो बात, वो जो हंसी की बात है, एक मतलब कैसे इतना होता है कि एक व्यक्ति के बारे में इतने सारे लोग एक ही बात कैसे कह सकते हैं। और जब जहां भी मैंने सुना, सिर्फ बच्चों की बात नहीं, यहाँ कॉलेज में जो कर्मचारी हैं, जो और सहायक हैं, सबके साथ मैंने आपको जिस तरीके से देखा है, थोड़ी बहुत जो मुझे समय मिले, सब आपके साथ खुश होते हैं और आप भी उनके साथ खुश होते हैं। ये कैसे मैनेज कैसे करते हैं? मैनेज नहीं करना होता, ये तब हो सकता है जब आप हर सामने वाले को एक समान स्तर पे लाकर देख रहे हो। मैंने कहा कि हम नॉर्मली क्या करते हैं कि सामने वाले को उसके पद के हिसाब से देखते हैं, या कपड़े के हिसाब से देखते हैं, या ज्ञान के हिसाब से देखते हैं। लेकिन अगर हमने सामने वाले को इस स्तर पे देखा है, जो मैंने कहा चेतना के स्तर पे, कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, सामने वाला भी एक ह्यूमन बीइंग है, उससे भी अच्छा बोलना उतना ही अच्छा लगता है जितना हमें लगता है कोई हमारे साथ अच्छे से बोले। उससे भी वो दूसरों का आदर करना उतना ही पसंद आता है जितना हमें पसंद आता है कोई हमारा आदर करे। तो अगर हमें जो अच्छा लग रहा है वही दूसरे के साथ करने की कोशिश की जाए तो शायद वो भी कंफर्टेबल हो जाता है, हमें भी कंफर्टेबल होना पड़ता है, मतलब हो जाता है, क्योंकि हमें फिर कोई इस तरीके का आवरण नहीं होना पड़ता है कि हम अपने से सीनियर से बात कर रहे हैं या हम अपने से जूनियर से बात कर रहे हैं। और जब तक स्तर एक समान नहीं हो, क्योंकि जब कभी भी स्तर ऊपर नीचे होता है तब कॉम्प्लेक्स है। और इसीलिए व्यक्ति जब बात करता है या तो किसी से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में बात कर रहा होता है, या तो किसी से सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में, या तो हम अच्छे हैं मान के बात कर रहा होता है, या तो हम उससे घटिया हैं ये मान के बात कर रहा होता है। समान लेवल पर जब आके बात करेंगे तो आप एक सहज होके बात कर पाएंगे, और तब आपके पास उसको भी उतना ही सहज लगेगा जितना आप उससे सहज होके बात करें, और तब कॉम्प्लेक्सेस नहीं रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये मेरा मानना है। मैम, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन मैं फिर भी ले रही हूँ। फेसबुक के थ्रू हम ज़्यादा जानते हैं, और पिछले दिनों की बात है, वो उसका प्रूफ है मेरे पास, मैं आपको दिखा दूंगी कि संडे के दिन एक न्यूज़पेपर है और चाय का कप है, और पीछे किताबों की एक लंबी पूरा सेल्फ है, और आपने लिखा है कि एक खूबसूरत सुबह की से अच्छी शुरुआत हो ही नहीं सकती कि आपके पास ये सब चीज़ें हैं। तो मैंने ये अनुमान लगाया कि आप खूब पढ़ती हैं, किताबें खूब पढ़ते हैं। मैं अर्थशास्त्र की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही क्योंकि वो मेरा एरिया नहीं है। तो विषय के अलावा किस तरीके की किताबें आपको पसंद है और कौन से लेखक आपको पसंद है? ये कठिन प्रश्न है, क्योंकि कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है मेरे पास कि मुझे यही लेखक पढ़नी है या इसी तरीके की किताब पढ़नी है। कोई भी किताब
जब हम छोटे थे तो हमें लाइब्रेरी में जाते थे तो ये कहा जाता था कि अच्छा बहुत अच्छे अच्छे लेखक हैं जो हिंदी के हैं, आप उनको पढ़ो। तो हम उनको पढ़ना शुरू किया हम लोगों ने। धीरे धीरे जब हम लोग बड़े हुए तो फिर अपने सब्जेक्ट में आ गए तो हमने इकोनॉमिक्स की किताबें पढ़नी शुरू करी और फिर उसी में रह गए। अब जब एक एज आ रही है तो अब बच्चे हमें बताते हैं कि अच्छा मम्मी ये वाली किताब पढ़ो, ये वाली किताब अच्छी है, तो हम उन किताबों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। किताबों में कोई मेरा ऐसा नहीं, हाँ बस थोड़ी सी क्लासिकल होनी चाहिए, थोड़ी सी फिक्शन होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऐसी किताबें जिनमें बिल्कुल सिर्फ क्या कहते हैं जो नॉन फिक्शन वाली किताबें हैं वो मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती। फिक्शन थोड़ा होना चाहिए और थोड़ा सा उसमें एक गंभीरता होना चाहिए। गंभीरता जो लेखक की तरफ से आती है या लेखिका की तरफ से आती है वो गंभीरता थोड़ी सी होनी चाहिए। बाकी कुछ भी पढ़ने के लिए अच्छा मिल जाए कुछ भी पढ़ा जा सकता है, चाहे वो न्यूज़पेपर ही क्यों ना सुबह। मैम इतनी बातचीत हुई है, लेकिन कुछ एक बातें होती है जो कहते हैं कि ये एक मूल मंत्र है, जिसको बोलते हैं टैगलाइन जैसी कोई बात है। इस पूरे 1 घंटे की बातचीत की एक बात जो सारी बातों पे हावी है, जिसको हम एक मतलब एकदम सहेज के रख सकते हैं। तो चूंकि ये अपने साथियों को मुझे दिखाना है और फिर जिस तरीके से ये चीजें बाहर आएंगी, तो एक बात जो हम शोधार्थियों के लिए, हम युवाओं के लिए जो आप कहना चाहें। क्योंकि आजकल का जो समाज है उसमें हम सब परेशान हैं और हम चाह रहे हैं कि कुछ बदलाव हो, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरीके का बदलाव हमें चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारा जो सारा बदलाव है वो अगर अब हम इस स्थिति में जब हम चारों तरफ जो है आप देखो विश्व के स्तर पे युद्ध की संभावनाएं दिख रही हैं। आप लोकल स्तर पे आते हो तो वहाँ पे आपको लगता है कि सारी अर्थव्यवस्था जो है वो डामाडोल हो रही है। किस आइडियोलॉजी को हम माने किसको नहीं माने ये समझ में नहीं आ रहा है, और हमें वास्तव में करना क्या है शायद ये भी नहीं समझ में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद ये वो सही समय है जब हमें अपनी दृष्टि को बाहर से हटाकर अंदर की तरफ लाना और स्वयं से पहले ढूंढना पड़ेगा और तब उस चीज़ को बाहर लाएंगे। क्योंकि जितना आप अंदर खुश होते हैं उतना आपके आसपास का वातावरण खुश होता है, ये दर्शन करता है। और अगर आप अंदर दुखी हैं तो आप बाहर भी उन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं। इसलिए अगर बाहर बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं तो हमें उन परेशानियों को हटाने के बजाय हमें ये करना पड़ेगा कि पहले अंदर हम शांत हो जाएं और फिर हम बाहर शांति को ढूंढने या शांति लाने का प्रयास कर सकते हैं। मतलब बुद्ध का की जो बात है, बुद्ध भी यही कहते हैं, आपको दीपक या कृष्णमूर्ति भी यही कहते हैं कि यू आर द वर्ल्ड, वर्ल्ड इज यू। या दर्शन भी यही कहता है कि आपकी अपनी जो सोच है उसी का प्रतिरूप आपको बाहर दिखता है। बाहर से अंदर नहीं आती चीजें, अंदर से बाहर जाती है। तो अगर हर एक व्यक्ति अंदर शांत हो जाएगा तो मुझे लगता है पूरा समाज हमारा शांत व्यवस्थित हो जाएगा। मैम और अंत में उर्दू के एक और बड़ी शायर हैं, उनका नाम है वसीम बरेलवी। उनका एक शेर है कि जहाँ रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। एक शिक्षक के रूप में जितने भी विद्यार्थी आपसे मिलते हैं, मुझे लगता है कि सबने अपने अपने रूप में और अपने अपने हिस्से से आपको लिया है, आपकी बातों को लिया है, आपके शब्दों को लिया है। तो जो कुछ भी आपसे मिला है आज के पहले भी, आज भी और आगे भी जो मिलेगा, इन सबको सहेज के लेके जाएंगे और बहुत आगे तक लेके जाएंगे। और ये कोशिश करेंगे ये जो शब्दों की रोशनी है, ये जो बातों की रोशनी है, ये जो कामों की रोशनी है, इससे दुनिया में थोड़ी खुशी बांट सके। आपने अपना समय दिया, सहयोग दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बहुत। मैं भी कहना चाहूँगी कि धन्यवाद तुमको रश्मि, क्योंकि सिर्फ विद्यार्थी अध्यापक से नहीं लगता है, अध्यापक भी अपने विद्यार्थियों से लेते हैं। इतने ज़्यादा विद्यार्थी जो हमें मिलते हैं उनसे भी हमसे बहुत कुछ लेते हैं। हर दिन चाहे हम अपने को सुधार पाते हैं। तो हमारी भी यही उम्मीद है कि हम ऐसे विद्यार्थियों से मिलते रहें और अपने में थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहें, ताकि समाज जो है वो रहने लायक हो जाए और हम सब जो है वो खुश रह सकें। थैंक यू।